Hi guys, welcome to my channel where we are gonna complete inflation finance today. तो इन्फ्लेशन फॉर फाइनेंस टुडे हमने इन्फ्लेशन फॉर इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एंड विद दैट वी हैव आल्सो कंप्लीटेड मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम राइट। और अभी हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कंप्लीट कर लिया है, चेंजेस इन इंडस्ट्री एंड लेबर पॉलिसी। हमने मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यानी फिस्कल पॉलिसी का हमने बहुत सारा कंपोनेंट पूरा कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी अभी हम पढ़ेंगे फाइनेंस में ही, ठीक है। और फिर हम उसको इकोनॉमिक्स से रिलेट कर लेंगे क्योंकि आप लोग को पता है कि वी आर नॉट रीडिंग एज पर थ्रू द सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में आपको एक सीक्वेंस दे दिया गया है बट हमको उसको कनेक्ट करके पढ़ना है। सो वी आर डूइंग इट आवर वे। ओके, नाउ वी हैव डन ऑलरेडी दीज थिंग्स। ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे फाइनेंस में एक बार मैं बताती हूँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने पढ़ा है, जो कि हमने 4 पार्ट में करके पढ़ा है। सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग वन क्योंकि हमको पूरा बेसिक समझना था। फाइनेंस इज बेसिकली एन एलियन सब्जेक्ट, राइट। और अभी हम इसके बाद फंक्शन ऑफ आरबीआई पढ़ेंगे। और यहाँ पे आज जब हम इन्फ्लेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा यहाँ से इन्फ्लेशन का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने ऑलरेडी 80% कवर कर लिया है इको में, ठीक है, क्योंकि हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज हमको बस 20% कंप्लीट करना है, जो कि हम फाइनेंस के थ्रू कर लेंगे। तो आई होप दिस वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल्सो आई विल शेयर अ यू वाईटी वीडियोस बहुत जल्दी, जिसमें वी विल टैकल हाउ टू कंप्लीट आवर सिलेबस बिटवीन फरवरी टू अप्रैल। तो हम आपको वीकली टारगेट्स वगैरह सब कुछ समझा देंगे, जिसके थ्रू यू कैन कंप्लीट इट, राइट। नाउ लेट्स लीव इट हियर एंड गो टू आवर सिलेबस, और सॉरी गो टू आवर वीडियो, और हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप you remember the sorry, definition of inflation. Inflation was a sustained and the persistent increase in the general price. मैंने पिछले बार ही बताया था कि सस्टेन्ड का मतलब होता है कि जब इन्फ्लेशन आया है, इन्फ्लेशन आने का ये मतलब नहीं होता है। देखो, मैं फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारा इसमें मैं अब डायरेक्ट इको टर्म्स का यूज़ करूँगी, बिकॉज़ मेरा मेरा पर्सपेक्टिव ही यही था कि आप पहले बेसिक लैंग्वेज पढ़ें और फिर आप उसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझ पाएँ, ठीक है? मैंने फर्स्ट डे वीडियो से ये बोला है कि इंग्लिश समझ में आना और इको के टर्म समझ में आना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आंसर राइटिंग में आपको इको के टर्म्स यूज़ करने हैं अलोंग विद इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश नहीं चलेगा। सो बेसिकली इफ आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, मैंने एक-एक वर्ड समझाया है, तो अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी की, मतलब अभी अगर वीडियो में नहीं समझ में आएगा कि अरे व्हाई शी इज़ यूजिंग दिस टर्म, ये अचानक से क्या टर्म आया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको पुरानी वीडियो देखनी है। जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ ये 1 बाय 1 है। पहली वीडियो से रिलेट करते हुए दूसरी को देखना है, दूसरी से तीसरी। हर वीडियो एक-दूसरे से रिलेटेड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एलियन टर्म्स है कि नहीं समझ में आएगा, समझ में सब आएगा, लेकिन सीक्वेंस वाइज़ देखना पड़ेगा, ठीक है? अचानक-अचानक से एक-एक वीडियो खोल के देख लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। Without wasting my time, now let me complete it. I told you कि inflation is a sustained and persistent increase in the general price level of goods. मैंने बताया था कि sustain मतलब continuous, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक महीने अगर प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आ गया, नहीं। अगर एक साल से कंटिन्यूसली प्राइस कम ही नहीं जा रहा है, या 6 महीने से, या एक क्वार्टर, एक टाइमिंग में नहीं जा रहा है, यानी तब इन्फ्लेशन है, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स में मैंने बताया था कि मान लो कि दो आइटम रख लेते हैं, दो, हम अपना बास्केट हमने समझा था, तो इसमें ग्रोसरीज रख लो, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट रख लो, इसमें फिर आप क्या बोलते हैं उसको, हाउसिंग रख लो। अगर सिर्फ ग्रोसरी में इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूफ्लेशन, रिमेम्बर। सो अगर सिर्फ इसमें इन्फ्लेशन बढ़ा है तो ये इन्फ्लेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे, अगर ये सब टर्म लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इको वाली वीडियो देखो, दोनों वीडियो फाइनेंस की, सॉरी इन्फ्लेशन की कनेक्टेड है, ठीक है। प्लीज देखो, ये देखो, समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। सो बेसिकली क्या बोला था मैंने, कि जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को कवर करने वाले हैं कि हाँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्चुअली कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपको पता है कि हम उसमें उसमें से जब फूड और फ्यूल के कंपोनेंट को माइनस करते हैं तब हमारा कोर इन्फ्लेशन निकलता है, और उसमें से भी जब हम, बताओ क्या, डू यू रिमेम्बर, ट्रांसपोर्ट को अगर माइनस करते हैं तो हमारा कोर कोर इन्फ्लेशन निकलता है। तो अगर एक, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फूड एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो वोलेटाइल कंपोनेंट होने की वजह से अगर सॉरी, वोलेटाइल कंपोनेंट होने की वजह से अगर हम फूड को फूड के बेसिस पे इन्फ्लेशन लेने लगेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि हमारा इन्फ्लेशन भागेगा ही। तो अगर इन्फ्लेशन सिर्फ एक चीज में बढ़ा है और बाकी सारी चीजों में हमको लग रहा है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, जब बट अगर हम उस सिर्फ एक कंपोनेंट के बेसिस पे जज कर लेंगे तो हमको तो लगेगा ना कि मेरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, जबकि इन्फ्लेशन नहीं है। तो इसीलिए जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड, जब जब हमने बोला ग्रोसरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, हाउसिंग, सब में इन्फ्लेशन दिख रहा है,
तब हम इन्फ्लेशन ओवरऑल क्या, जब महंगाई दिख रहा है तब हम बोलेंगे उसको इन्फ्लेशन। ठीक है। सस्टेन मैंने बता दिया, नॉट वन टाइम प्राइस हाइक, जनरल प्राइस लेवल, इट डज नॉट रिफर टू प्राइस ऑफ ए सिंगल आइटम। पीडीएफ आपको मिलेगा, तो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो तुरंत तुरंत लिखना ना स्टार्ट करें। अगर हाँ कुछ ऐसा लगता है कि तुरंत लिखना है जो कि इम्पोर्टेंट लगे, और मैं वो खुद बता दूंगी जहाँ लिखना होगा, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके उसको लिख लेना है, ठीक है। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से लेना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। पिछली बार हमने जब फाइनेंस की वीडियो को पहले बार पढ़ा था तो हमको पता है कि सीआरआर और एसएलआर हमने पढ़ा था, ठीक है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हमने उसको समझा था कि ये है क्या चीज है, इसको बोलते हैं हम रिजर्व रेशियो, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर क्या है, हमने एनडीटीएल पढ़ा था, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। हमने समझा था कि अगर ये 100% है तो क्या ये बैंक के पास, ये क्या है, एनडीटीएल बैंक के पास जो पैसा है। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में, सिंगल सिंगल वीडियो है इस चीजों पे। प्लीज बस जाओ वीडियो देखो, ये समझ में आ जाएगा, वरना ऐसे नहीं समझ में आएगा। और हर वीडियो में रिपीट करेंगे तो मुझे लगता है कि बिना कुछ रिपीट के ये वीडियो मुझे लगता है 2 घंटा क्रॉस कर जाएगा। तो मैं हर चीज रिपीट करूंगी तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सब कुछ देखो, बेसिक हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो बेसिकली हमने क्या समझा था कि एनडीटीएल क्या होता है, वो कंपोनेंट होता है जो बैंक के पास अपना पैसा है, ठीक है। तो बैंक के पास अगर मान लो कि तुम्हारे पास अगर 100% पैसा है तो तुम 100% थोड़ी यूज करोगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो सेविंग के लिए रखोगे। तो उसी तरह बैंक 21% सेव करता है, उसमें से बैंक को मैंडेटरी है सेव करना। वो मैंडेटरी कैसे सेव करता है बैंक, 18% और 3% के बेसिस पे, इसको प्लस करेंगे तो 21% आएगा। तो ये 18% क्या है, 12% है आपका एसएलआर, और ये 3% का कंपोनेंट है सीआरआर। आई होप ये तो पूरा याद होगा। जो जिसने वीडियो देखी है, जिसको थोड़ी भी फाइनेंस की नॉलेज है या इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, दे विल सी दैट। अगर नहीं नॉलेज है तो कोई बात नहीं है, मुझे भी नहीं थी एक पॉइंट पे, तो ये वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। सोर्स ही तो हेल्प करते हैं समझने में। नाउ देयर आर टू प्राइमरी रिजर्व रेशियो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ये कंपोनेंट 3% है, ये कंपोनेंट 18% है। आगे मैंने ये लिखा होगा पर अभी समझते चलो। सीआरआर सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सीआरआर पोर्शन ऑफ द बैंक टोटल डिपॉजिट है, यानी कि टोटल डिपॉजिट क्या, एनडीटीएल दैट इट मस्ट होल्ड इन कैश फॉर्म। तो सीआरआर को कैसे रखना है, कैश में रखना है। The CRR is a percentage of commercial banks net demand time liabilities, ठीक है, that must be maintained as cash balance with the RBI। तो RBI के साथ कैश में इसको मेंटेन करना है। बैंक डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी केप्ट अंडर सीआरआर। तो ये जो 3% बैंक के पास, बैंक ने आरबीआई के पास रख दिया है, इस पे बैंक को कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दिस रिप्रेजेंट अ कॉस्ट टू द बैंक एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे एक टर्म आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विच कैन प्रेशर देम टू इंक्रीज लोन रेट्स टू रिकवर मार्जिन। अब हम समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हमारा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपली एक चीज कहता है, it is the value of the next best alternative that is forgot when a choice is made between two or more mutually exclusive option. It is an implicit cost representing the potential benefit an entity misses out on when choosing one specific path over another. Very simple. Let's understand this. ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आपने सामान ए, आपको सामान ए की जरूरत है, आपको सामान बी की जरूरत है, ठीक है, दोनों सामान की जरूरत है, पर आपका बजट टाइट है, ठीक है। तो यू कांट बाय बोथ थिंग्स, तो यू हैव टू बेसिकली डू अ कंपैरिजन कि हम सामान ए खरीदे या सामान बी खरीदे। तो अगर आप सामान, आपको जरूरत तो दोनों का है, लेकिन आप दोनों में कंपैरिजन करोगे कि अच्छा इसको खरीदने में अभी ज्यादा फायदा है या इसको खरीदने में भी ज्यादा फायदा है। तो एक को खरीदने के लिए जो दूसरे को आप छोड़ रहे हो, बस उसी लॉस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इट्स नॉट इवन अ लॉस, इट्स लाइक द गैप, ठीक है। कि मुझे सामान ए चाहिए था, मुझे सामान बी भी चाहिए था, मैंने सामान ए तो खरीद लिया पर मेरा सामान बी रह गया। तो उस ए को खरीदने के लिए जो आपने एक का कीमत चुकाया उसको जस्ट बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको एक बार ऊपर पढ़ते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। बैंकिंग के टर्म्स में सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने का कोशिश करते हैं। बैंक मस्ट कीप 3% ऑफ देयर डिपॉजिट एज सीआरआर। ये तुम जानते हैं कि 3% बैंक को सीआरआर में रखना है, पहला चीज हम समझ गए। आरबीआई इस पे
0% इंटरेस्ट पे करता है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इफ द बैंक डिडंट हैव टू कीप दैट मनी विद आरबीआई, इट कुड हैव लेंट इट कस्टमर एट 8% इंटरेस्ट। ना मैंने यहाँ 8% क्यों लिखा है, घबराना नहीं है, अभी हम इसको नीचे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक बार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पढ़ लिया तो लगा रहे हैं, अभी गूगल करना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं समझ में आया नहीं, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे जोड़ेंगे, चुपचाप रहे और समझे पहले। दैट 8% इंटरेस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सीआरआर। अभी 3% सीआरआर बैंक के पास रख रहा है, बैंक उसको 0% दे रहा है, तो बैंक के, अभी हम एसएलआर को भूल जाते हैं, ठीक है। बैंक के पास 100% पैसा था, बैंक ने 3% आरबीआई को दे दिया। अब बैंक के पास 97% है, तो ये 97% बैंक कस्टमर्स को दे सकता है, तो 97% ही कस्टमर को दे सकता है, तो आप उसको 97% पे 8% का लोन मिलेगा, है ना, 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये 100% बैंक अपने पास रखता तो 100% पे पूरा पूरा बैंक को 8% लोन मिलता है, तो ज्यादा मिलता ना, जितना 97 पे मिलेगा उससे तो ज्यादा 100 पे मिलेगा 3%। ओके, व्हाट हैपेंड, सॉरी। सो बेसिकली उस पे 3% ज्यादा मिलेगा। तो बस इस, लेकिन क्या रीजन है, अब हमने पिछले बार सीआरआर पढ़ा था, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पढ़ा था हमने, जिसमें रिस्क वेटेड एसेट के लिए बैंक को पैसा रखना पड़ता है आरबीआई के पास। तो बैंक का पैसा बेसिकली आरबीआई क्या कर रहा है, सेव करके रख रहा है, कि अगर कोई क्राइसिस का सिचुएशन आएगा तो आरबीआई आपको डायरेक्ट वो पैसा देके हेल्प करेगा, राइट। तो अपने उस कैश को सेफ और अनटच्ड रखने के लिए, राइट, उस कैश को सेफ और अनटच रखने के लिए आरबीआई के पास जमा करके रखा है बैंक ने वो पैसा। तो बस उस पैसे को सेफ रखने की वजह से जो वो 3% पे उसको 8% लोन का इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है, ये उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। समझ में आ गया? बेसिकली अगेन वी स्टार्ट, ये बैंक है, बैंक के पास 100% पैसा था, बैंक ने 3% दे दिया आरबीआई को, अब बैंक के पास 97% पैसा है, तो हर एक लोन पे बैंक को 8% मिलता है, तो अब टोटल कितना मिलेगा, 97 इंटू 8% मिलेगा, इस पे मिलेगा, है ना। लेकिन अगर ये 100% रहता तो ये 100 पे 8% मिलता, तो कम मिलेगा ना ऑब्वियसली। बस यही समझना है। अभी सेकेंडली आ जाते हैं कैपिटल बजटिंग पे। व्हेन अ कंपनी डिसाइड्स टू इन्वेस्ट 100 करोड़, कैपिटल बजटिंग हम यहाँ क्या कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो व्हेन कंपनी डिसाइड करती है इन्वेस्ट करना 100 करोड़ इन अ न्यू फैक्ट्री, तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रिटर्न they would have earned if they had invested that 100 crores in the stock market or government bond instead, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ समझते हैं कंपनी के, अब एक बार फेवर में समझ लेते हैं। कंपनी के पास 100 करोड़ है, कंपनी सोचेगी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं या गवर्नमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ से ज्यादा रिटर्न आए, हो सकता है यहाँ से ज्यादा रिटर्न आए, पर कंपनी सोचती है नहीं, अभी के टाइम में हमको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ का जो भी प्रॉफिट होगा, इसमें एक पोटेंशियल था ना कि ये इससे कम हो स्टॉक से, कंपनी का। तो बेसिकली ये जो रिस्क लिया कि हाँ चलो इसका छोड़ते हैं, यही कर लेते हैं, तो एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ा, बस यही है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गॉट इट? फिजिकल स्पेंडिंग, whenever you are reading the word fiscal you have to understand we are talking about tax and government, told you in the eco video previously, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड करता है 10,000 करोड़ एक डिफेंस प्रोजेक्ट पे, ठीक है, the opportunity cost might be the infrastructure or healthcare improvement that could have been funded with the same money। सिंपली समझ लेते हैं, गवर्नमेंट के पास 10,000 करोड़ है, गवर्नमेंट बोला कि या तो डिफेंस पे खर्च कर देते हैं या फिर हेल्थ केयर पे खर्च कर देते हैं। अब पूरा, और ये नहीं है कि ऐसे ही हो जाता है कि हाँ चलो नहीं छोड़ो डिफेंस पे कर देते हैं, नहीं, ये पूरा कैलकुलेशन होता है कि हाँ कौन सा चीज पे इन्वेस्टमेंट हमको बेटर रिटर्न देगा। तो गवर्नमेंट भी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है, चाहे कंपनी भी प्रॉफिट में है और बैंक भी प्रॉफिट में ही है, ठीक है। तो ये हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट ये प्रॉफिट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बस एक टर्म है समझने के लिए कि एक चीज को लेने के लिए दूसरी चीज को जब छोड़ रहे हैं, तो यार डिफेंस या हेल्थ पे खर्च करें, तो बैंक तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो डिफेंस पे ही कर देते हैं, क्योंकि फिर डिफेंस से हमारे ऊपर बाद में बेनिफिट ज्यादा आएगा। तो हेल्थ केयर रह गया, तो इसको पाने के लिए इसको छोड़ा, बस यही कंपोनेंट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सिंपली व्हाट यू गिव अप,
सिनारियो इवन वही मैंने बोला था कि अगर 100 करोड़ है मार्केट रेट, आपको 8% पे मिलेगा, तो आप 8 रुपए 8 करोड़ कमा रहे हो हर 1 करोड़ पे, है ना? 8% पे। और सिनेरियो भी है क्योंकि 3% दे दिया सीआरआर के थ्रू बैंक को, तो अब 3 करोड़ तो 0% इंटरेस्ट पे है बैंक के पास, तो बस 97 करोड़ को ही 8% पे दे रहा है ना बैंक। ये बात मैंने समझाया था। अब हमने जो अभी टर्म समझा कि बैंक बिना प्रॉफिट या गवर्नमेंट बिना प्रॉफिट या कंपनी बिना प्रॉफिट या अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट किए बिना नहीं डालती है, बस उस चीज को बोलते हैं हर्डल रेट। इट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ प्रोजेक्ट मस्ट अर्न in order to be considered worth the investment. So a bank or the government will only invest in a project if the rate of return is greater than the opportunity cost. Understood? कि जब rate of return greater है opportunity cost से, एक एग्जाम्पल एक एस्टिमेट लिया जाएगा opportunity cost के लिए, एक एस्टिमेट लिया जाएगा इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, रेट ऑफ रिटर्न के लिए। जो ज्यादा होगा उस पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा या कंपनी इन्वेस्ट करेगा या बैंक देता है, ठीक है। बस उस चीज को हर्डल रेट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ ऊपर आ जाओ, एक और टर्म था जो क्लियर कर लेते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर कुछ भी नहीं है। जब हम ग्राफ्स में कर्व दिखाते हैं ना, जैसे कि मान लो कोई कोई ग्राफ बन गया जिसपे हमको दिखाना है कि क्यों प्रोडक्ट ए इज बेटर देन प्रोडक्ट बी, तो बस उस ग्राफ को इलिस्ट्रेट कौन करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। तो यही दिखाया कि टू प्रोड्यूस मोर ऑफ प्रोडक्ट ए, एक इकोनॉमी मस्ट प्रोड्यूस लेस ऑफ प्रोडक्ट बी, तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बी सैक्रिफाइस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अंडरस्टूड? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये मैंने बस रिवीजन पर्पज से डाला था। मैंने पिछले बार कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी समझा दिया था। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज कब यूज किया जा रहा है? जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, राइट। कौन सा गैप है? इन्फ्लेशनरी गैप है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लाएंगे। जब डिफ्लेशनरी गैप है, यानी कि इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, तब हम एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लाएंगे। वर्ड ही समझ लो, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब श्रिंक करना, एक्सपेंशन मतलब ग्रो करना। तो कंट्रोल इन्फ्लेशन, आरबीआई इंक्रीज करता है सीआरआर को। क्यों? सीआरआर क्या है? वो पैसा जो बैंक आरबीआई के पास रख रहा है। तो अगर बैंक ज्यादा पैसा रखेगा, 4% रखेगा 3% की जगह, तो बैंक के पास और कम पैसा हो गया देने के लिए। तो जितना कम पैसा, अगर मान लो तुम्हारे पास कम पैसा है और तुमसे कोई मांगेगा, मान लो मेरे पास 10 रुपया है, कोई मम्मी मेरे से 4 रुपया ले ली, अब मेरे पास 6 ही रुपया है। somebody comes and says कि 6 लोग मेरे पास आ गए, सबको 1-1 रुपया चाहिए, लेकिन हम अगर पूरा दे देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरे पास 6 रुपया है, तो अगर हम 1 रुपया करके दे रहे थे तो 6 लोग ले लेता, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 रुपया का कर देंगे, 2 रुपया इंटरेस्ट मांगेंगे उस पे, तो 3 ही लोग ले पाएगा ना। बस यही सिस्टम है। इसलिए जब इतना समझ लेना कि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज यूज होगा, और तब सीआरआर को बढ़ाया जाएगा ताकि बैंक के पास कम पैसा रहे तो लोग के पास कम पैसा जाए। और वही बात, जब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लाना होगा तो आरबीआई सीआरआर को डिक्रीज कर देगा, ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा रहे तो लोग को भी बैंक ज्यादा पैसा दे पाएगा। अब हमने सीआरआर का कंपोनेंट को पूरा पूरा खत्म कर लिया, उसके बारे में हम समझ गए। अब हमको क्या करने का जरूरत है, हमको अब एसएलआर समझना है, ठीक है। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो परसेंटेज है बैंक के डिपॉजिट का जो बैंक को सेव तो करना है, और ये खुद में मेंटेन करके रखना है एज लिक्विड एसेट। ये बस मैंने रिवीजन पर्पज से डाला है, ये पढ़ाया हुआ कंपोनेंट है, ठीक है, बस एक बार याद आ जाए इसलिए। द एसएलआर इज द परसेंटेज ऑफ बैंक एनडीटीएल। एनडीटीएल अभी यहाँ पे मैंने नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट फॉर्म भी हमारा समझना एक गोल है, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो शॉर्ट फॉर्म आएगा, बड़ा बड़ा फॉर्म नहीं लिख के देगा वो लोग। तो इसको क्या करना है, लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना है। लिक्विड एसेट क्या होता है? जो कि इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, पढ़ाया हुआ है। सच एज अनइनकम्बर्ड कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अनइनकम्बर्ड का क्या मतलब होता है? जो सेफ में रखा हुआ है, अनटच्ड है, जिसपे कोई लाइबिलिटी नहीं है, जो कि जब जरूरत पड़ेगा तो तुरंत यूज किया जाएगा। अनलाइक सीआरआर, द बैंक मेंटेन दिस एसेट विद इटसेल्फ। इसको खुद बैंक मेंटेन करके रखता है और इसमें बैंक इंटरेस्ट अर्न करता है, ठीक है। आई होप दिस वाज वेरी क्लियर टू यू। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर एसएलआर का?
कि बैंक अपना सॉल्वेंसी को मेंटेन करके रख पाए। अभी हमको सॉल्वेंसी समझने का ज़रूरत है, सॉल्वेंसी हमने पूरा-पूरा पढ़ा है पिछली बार, बट हम क्योंकि रिवीजन करते चलेंगे तो हम सब फिर से पढ़ेंगे। सॉल्वेंसी मेजर्स वेदर अ बैंक टोटल एसेट एक्सीड्स इट टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटीज पिछले बार समझा दिया था। एसेट जो बैंक के पास अपना है, बिल्डिंग है, पैसा है, लोन्स है, जब सब कुछ क्लियर करना है बैंक को, जो अपना है बैंक के पास, अपना बेनिफिशियल। ठीक है, नाउ यहाँ क्या है कि सॉल्वेंट बैंक है सफिशिएंट कैपिटल बफर्स। बफर मैंने बताया था पिछली बार, सीसीबी का कंपोनेंट कैपिटल कंजर्वेशन बफर का बताया था मैंने, जो बैंक सेव करके रखता है एक्स्ट्रा पैसा अपने पास टू अब्सॉर्ब पोटेंशियल लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम क्रेडिट डिफॉल्ट। क्रेडिट डिफॉल्ट मान लो कि शॉक से बचने का सिचुएशन है। ठीक है, कैसे शॉक से बचना है, समझो कि बैंक नॉर्मल अपना डे टू डे एक्टिविटीज कर रहा है, जहां बैंक लोन दे रहा है, लोन के बदले डिपॉजिट ले रहा है, सब कुछ चल रहा है। अचानक से बैंक को ऐसा पता चला कि कोई बहुत ज्यादा लोन लिया था, वो रीपे नहीं कर पाएगा। बैंक को तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उससे बाद में निपटना है, पर पहले तो बैंक को खुद को मतलब प्रोटेक्ट करना है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि क्या कहते हैं, मान लो कि बैंक किसी को लोन दिया था और क्या कहे वो समझो कि उसका जॉब चला गया तो अब वो लोन नहीं दे पा रहा है, तो उस वक्त के लिए बैंक को अपने आप को मेंटेन करना है, तो बस उसी वर्ड को बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट्स और इकोनॉमिक डाउन टर्न्स विदाउट जियोपार्डाइजिंग द फंड्स ऑफ ए डिपोजिटर। तो किसी भी हाल में डिपोजिटर का पैसा नहीं डूबना चाहिए। हमने सीआरआर के कंपोनेंट में पिछले बार पढ़ा था कि जब पहला कंपोनेंट किसके पैसे को बचाने का होता है, वो होता है डिपॉजिटर्स के पैसों को। ठीक है, ये सब टर्म्स इसलिए अगर थोड़ा सा अगर टफ लग रहा होगा तो फिर से बता देती हूँ, एक बार आपको पुरानी वीडियोस को पढ़ना है, पुरानी वीडियोस को देखते ही आपको समझ में आएगा और कि हाँ आप एक एक करके सब कुछ कनेक्ट कर पाओगे। हर चीज मैंने बहुत डिटेल में बताया है, so it won't be a mess for you. Now we have to understand कि how SLR is related to solvency. Solvency and government funding, the primary objective है SLR का कि बैंक का solvency और stability maintain रहे. It also serves as a critical mechanism to finance government borrowing needs as banks are captive audience for GSEC. GSEC के बारे में मैंने बताया था, borrowing needs को भी हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, RBI does not directly set the price of onion or steel. Instead, it controls inflation by changing the amount of money bank can create through lending. This is called money multiplier effect. Very nice thing to understand. I'll tell you in a very detailed way ताकि थोड़ा भी confusion किसी को ना हो। ठीक है, अंडरस्टैंड मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, बाय द वे मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स स्टिल इसलिए मैं बहुत कुछ पहले से लिख देती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। जो नहीं समझ में आने वाला है बस वही दोबारा से मैं लिख के समझाती हूँ। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या बोला उसने कि आरबीआई किसी भी चीज का प्राइस नहीं सेट करता है, ना अनियन का ना स्टील का। दिस वाज अ कंपैरिजन कि चाहे ऊपर लेवल का चीज हो चाहे नीचे लेवल का चीज हो, किसी को नहीं कंपेयर, किसी का प्राइस सेट कर रहा है, बट एक सिचुएशन क्रिएट करता है जिसके थ्रू बैंक उतना ही पैसा सर्कुलेट कर पाए इकोनॉमी में, जिसके थ्रू सब या तो इन्फ्लेशन कंट्रोल है या फिर अगर इन्फ्लेशन कम है यानी जरूरत है इकोनॉमी को बेसिकली ग्रो करने